ठीक है, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। विथ रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस, कंसिडर द फॉलोइंग statements. Under the Rayatwari system of revenue collection, the peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvests or natural calamities. ठीक है, under the permanent settlement in Bengal, if the zamindar failed to pay his revenues to the state on or before the fixed date, he would be removed from zamindari. अब मान लो कि क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब नहीं पढ़ा ये स्टेटमेंट, या सोचेंगे कैसे? ब्रिटिश रूल अपने लिए खराब, कोई भी ऐसा चीज नहीं करेगा जिसमें लॉजिक हो, वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्सप्लॉइट करना चाहेगा। तो फर्स्ट वाला जो है दैट शोज देम इन अ पॉजिटिव लाइट कि हाँ ठीक है, बैड हार्वेस्ट हुआ है, नेचुरल कैलेमिटीज हुआ है, मेरे को मत दो तुम लगान। तो वैसा तो कभी होता नहीं था। तो गुड, मतलब बस इंटेंशंस एंड इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन ही अगर देखेंगे तो फर्स्ट वाला कैन नॉट बी राइट। सो दैट लीव्स अस टू ओनली बी एंड डी। एंड सेकंड वाला में एकदम परफेक्टली फिट्स विद द लॉजिक ऑफ ब्रिटिश रूल कि ब्रूटल रूलर्स हैं, अगर तुम नहीं दोगे पैसा तो हटा देंगे तुमको जमींदारी से, उनका क्या जा रहा है। तो आई थिंक इवन विदाउट एनी नॉलेज, जस्ट बाय नोइंग द नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल, वो पॉजिटिव करेंगे कि नेगेटिव करेंगे तुम्हारे साथ, आई थिंक दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन सॉल्व्ड, हेंस इट इज वेरी इजी। किसी और को कोई डाउट इसमें? यस सर, मेरा लॉजिक था सर कि अगर ऐसा पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू होता तो फेमिन्स क्यों आते और वैसे फेमिन कमीशन क्यों बनाना पड़ता इतने लोगों के मरने की वजह से, अगर बिल्कुल वो सही बात माफी है। कर देते। वही वही बात है ना, ब्रूटल नेचर ऑफ रूल रहेगा तो वो अच्छा ही क्यों चाहेंगे। सर और दूसरे ऑप्शन में सर मेरे को सनसेट क्लॉज पता था, तो उस वजह से वो नॉलेज से हो गया। मतलब अगर नॉलेज नहीं भी है तो तब भी तो जस्टिफाई हो ही रहा है उनका brutal rule। ठीक है, चलो आगे बढ़ते सर हैं। आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि सेकंड वाले में अगर नॉलेज नहीं भी होता तो जस्ट बाय गोइंग थ्रू द कोहेरेंस ऑफ द लॉजिक ऑफ ब्रूटल रूल ऑफ ब्रिटिश, आई थिंक सही हो जाता हूँ। बट यस, नॉलेज से भी हो जाता है इजीली। 58 पे आते हैं अब। देर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद। पैराबल्स का कोई हिंदी में देख के मतलब बताओ जल्दी से। शॉर्ट सर स्टोरी। नीति कथा। लघु कथा। और उपनिषद्स वेर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराणास। अब अगेन सेकंड वाला फैक्ट है एंड फर्स्ट वाला एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ठीक है, अब अगर इसको करना होता तो नो पैराबल्स इन उपनिषद, मतलब इतने सारे उपनिषद्स लिखे गए हैं उसमें एक में भी कहीं कोई शॉर्ट स्टोरी नहीं है, थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, वन को एलिमिनेट कर देता। अब अगर किसी को नहीं आता है तो ये क्वेश्चन 50-50 में फंसता, या तो टू ओनली या नाइदर वन एंड टू में। अब आपकी किस्मत पे होता कि आप एग्जाम में क्या मार्क के आते। सर मैंने इसको ऐसे किया था कि हम पुराण के बारे में मुझे बेसिक पता था कि पुराण जो थे उनके लिए शूद्रास को वुमेन को अलाउ कर दिया था कि आप इनको सुन सकते हो पढ़ सकते हो। तो दिस वाज अ रिफॉर्मेटिव स्टेप। और उपनिषद में ऐसा नहीं था, तो मुझे लगा था कि अगर एक रिफॉर्मेटिव स्टेप है तो वो लेटर स्टेजेस में ही आया होगा, इसलिए उपनिषद पहले और पुराण बाद में। और तो वेरी मैंने नाइस। सेकंड सही मुझे मार्क किया था। मुझे ये नॉलेज नहीं थी, आई थिंक हम लोग सबको कुछ सीखने को मिला। तो मेरे को एक्चुअली में पढ़ाई से ही पता था कि उपनिषद पहले लिखे गए हैं, मतलब बस डेट पता था, बट ये बढ़िया लॉजिक से मैंने नहीं सोचा था। आई थिंक गुड लॉजिक, वी कैन रिमेम्बर दिस। तो ये क्वेश्चन 50-50 पे फंसना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि एकदम कुछ नहीं हिल रहा है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट से फर्स्ट वाले को एलिमिनेट कर देना चाहिए था एंड फिर मारना चाहिए था इस क्वेश्चन को। कोई और किसी और लॉजिक से बनाया था इसको? सर मैंने किया था ये। फर्स्ट तो एकदम एक्सट्रीम ही था, और सेकंड फिर सर एक यूट्यूबर है आचार्य प्रशांत, तो वो उपनिषद की टीचिंग ही पढ़ाते हैं। तो वो फिर मैंने यही सोचा कि उपनिषद पुराने होंगे पुराणों से, जो कि वो आवाज आपकी कट गई सुननी, बट मैं समझ गया। अगेन आपने लेटर नॉलेज यूज किया जो आप कहीं और, आपने जैसे आचार्य प्रशांत की वीडियोस जो सुने उसके हेल्प से आपने ये बनाया, तो वेरी नाइस, कीपिंग योर माइंड सर ओपन। हम्म। सर मैंने मैंने तो मतलब इसके बारे में पढ़ा नहीं था डायरेक्टली, बट मैंने लाइक बचपन में अमरचित्र कथा पढ़ी है। तो उसमें लाइक जो पैरेबल्स हैं, फिर मैंने ये इसमें पढ़ा नीति कथा लिखा हुआ था, क्योंकि पैरेबल्स मुझे मालूम नहीं था। तो हिंदी वाले इसमें नीति कथा लिखा हुआ था, तो मुझे ये मालूम था कि उपनिषद में बहुत सारी स्टोरीज ऐसे है जो अमरचित्र कथा में भी दी हुई थी, कॉमिक्स में, कि लाइक जो जिसमें मॉरल स्टोरीज होती है, या फिर लाइक उसमें जो
वर्ल्ड व्यू होता है वो उपनिषद के थ्रू बताया जाता है स्टोरीज के फॉर्मेट में। तो और प्लस वो नो पैराबल्स से समझ में आ गया था कि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। बाकी सर जो दूसरा स्टेटमेंट है कि उपनिषद्स वर कंपोज अर्लियर देन द पुराणास, तो मुझे ये मालूम था कि जैसे उपनिषद में जो कुछ गॉड्स है जैसे इंद्रा, अग्नि, वरुण और इन सब की ज्यादा इम्पोर्टेंस है कंपेयर्ड टू पुराण, क्योंकि पुराण में जो शिव है और विष्णु है और जो से ट्रिनिटी गॉड्स हैं तो उनकी ज्यादा वैल्यू है। और ये जो इंद्रा, अग्नि, वरुण जो नेचर से एसोसिएटेड थे वो लाइक वैदिक पीरियड में ज्यादा इनका रेलेवेंस था। इसका मतलब लाइक क्योंकि फिर ओवर द पीरियड शिव और विष्णु और इनकी शैविज्म और वैष्णविज्म की वैल्यू बढ़ती गई थी। तो उस हिसाब से फिर मैंने इसे सॉल्व किया था। मेरे पास इसका डायरेक्ट नॉलेज नहीं था, बट ऐसे ही किया था मैंने सॉल्व। बहुत तो बढ़िया। सेकंड वाला करेक्ट है। I think we have learned two things now with this one question about our own culture and history. So thank you for sharing, Aditya and Niyati. चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल। पता नहीं, हो सकता है ग्रेन्स में से तो। A country needs to be a member of the International Grains Council for exporting or importing rice and wheat. A country needs to be a member of the IGC for exporting or importing rice and wheat. अच्छा, मतलब इतनी सारी गरीबी है अफ्रीकन कंट्रीज और ये सब में, एक काउंसिल बनाएंगे अगर उसके पार्ट नहीं हो, मतलब बहुत सारी कंट्रीज तो यूएन की भी पार्ट नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि उनको राइस और व्हीट नहीं मिलेगा? टू इज वेरी लॉजिकल, मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट। टू को एलिमिनेट कर देंगे, पहला वाला थोड़ा जेनरिक लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है। तो आई थिंक वन ओनली मार सकते हैं। कोई इसमें नाइदर वन एंड टू मार के आया है क्या? सर मैंने मारा था। मतलब यस मेरा सर। लॉजिक ये था कि जैसे जैसे सेकंड स्टेटमेंट है क्या कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर, तो ये तो एक्सट्रीम हो गया, ये तो मैंने गलत कर दिया। फर्स्ट मैंने ये सोच के गलत किया कि इस क्वेश्चन का इंटेंट मे बी ये है कि इंडिया मेंबर नहीं है, स्टिल इंडिया एक्सपोर्ट करता है, तो मैंने उस बेसिस पे नीदर मार दिया था। अच्छा, तो ये हो गया कि एक लेवल हो गया दिमाग लगाना, दूसरा हो गया कुछ ज्यादा दिमाग लगाना। आई थिंक वहां पे चला गया ये फिर। यस सर। तो एक पैटर्न दिख रहा है क्या? जैसे श्रुति की भी जो गलतियां हुई थी, बीच में सौरभ की गलतियां हुई थी, अभी जो नियति की गलती हुई, कुछ पैटर्न दिख रहा है लोगों को? कौन बताएगा सर क्या मेरे से पैटर्न? भी ये गलत हुआ था। उसमें हाँ। मैंने ये करा कि जहाँ तक कई पीवाईक्यू के ट्रेंड्स पे ये है इंडिया से मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन या ये लोग, उसमें कई बार ऐसा पैटर्न था जिसके अंदर इंडिया मेंबर पार्ट नहीं था उसका, या कोई रिसेप्शन से नहीं था। इस वजह से मैंने ये फर्स्ट स्टेटमेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। मतलब ये बोथ वेज जा सकता था, इसलिए मैंने पूछा कि नाइदर वन एंड टू मारा है क्या। काफी लोगों ने नाइदर वन एंड टू इसका मारा होगा, एंड जो जय ने लॉजिक बताया ना वो पीवाईक्यू वाला, आई थिंक उसके कारण ही काफी लोगों ने मारा होगा। तो एग्जाम हॉल में अगर ये गलत भी हो जाए तो उतना लोड नहीं लेना है, बिकॉज अपने रूल्स पे स्टिक करना है। अगर आपने सोच लिया है कि इंडिया इज अ मेंबर वाला जो भी आएगा मैं उसको गलत ही मानूंगा, तो फिर पूरे पेपर में जितना भी क्वेश्चन है उसमें सब में सेम पैटर्न फॉलो करना। ये मत कर देना कि एक क्वेश्चन में उसको गलत मान लिया, दूसरे में सही मान लिया। ठीक है, बट सर आई मेरा थिंक। लॉजिक ये था हाँ तेजु। कि इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल तो ये अच्छी बॉडी है, तो इंडिया इसका मेंबर होगा ही। और लास्ट ईयर थोड़ा वीट के एक्सपोर्ट पे बैन किया था इंडिया ने, तो उसके वजह से क्रिटिसिज्म भी हुआ था थोड़ा, तो ये करंट अफेयर्स में भी था। हाँ, ये एक्चुअली मैं भी इसी लॉजिक के इस कारण लॉजिक फर्स्ट को पर मैं सही गई मान थी। रहा था, बिकॉज आईजीसी सुनने में अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव ये लग रहा है, एंड इंडिया। इसलिए मुझे लग रहा था कि मैं इसमें नाइदर वन एंड टू नहीं मारता शायद एग्जाम में, मैं वन ओनली ही मारता, प्योरली बिकॉज ऑफ दिस। हम्म। वरना मैं जय वाला सेम लॉजिक तो फॉलो करता कि जनरली इंडिया मेंबर नहीं होता इन सारे काउंसिल्स का, बट इस वाले कंटेक्स में अगेन मैं बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन का नुआंस समझना बहुत जरूरी है। तो 50-50 जा सकता है, बट अगर फाइनल कॉल लेना है तो उस क्वेश्चन पे उस कंटेक्स्ट के हिसाब से फाइनल कॉल लेंगे। सर इंडिया जनरली मैंने ऑब्जर्व किया है कि उन बॉडीज का मेंबर नहीं होता जिसमें इंडिया की सॉवरेनिटी को अफेक्ट पड़े। जैसे सर न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड हुआ या क्लाइमेट में मीथेन वगैरह से रिलेटेड। बट सर ये ग्रेन काउंसिल तो इंडिया ग्रेन को एक्सपोर्ट भी करता है, और सर न्यूज में भी रहता है, तो सर मैंने इस वजह से इसको सही माना था। वेरी नाइस, एक्सट्रीमली गुड ऑब्जर्वेशन बाय विकास। तो जितना भी स्ट्रेटेजिक बॉडीज होता है ना, उसमें इंडिया बहुत फूक फूक के कदम रखना, मतलब दे दे वी लाइक टू डेलिब्रेट अ लॉट बिफोर गेटिंग इनटू अ मेंबरशिप ऑफ एनी स्ट्रेटेजिक बॉडी।
that involves money transfer, that involves, as Vikas said, sovereignty actions. बट जो चीजें नॉन हार्मफुल होती हैं लेकिन हमारे ट्रेड के लिए और इन जनरल हमें एक अच्छा वर्ल्ड स्टैंडिंग देती है, ग्लोबल साउथ टाइप की बॉडीज वगैरह होती हैं, जैसे वर्ल्ड टॉयलेट काउंसिल का मैं डेफिनेटली, अगर वर्ल्ड WTO है तो उसका इंडिया मेंबर होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसे हार्मलेस बॉडीज विच आर गुड फॉर ह्यूमैनिटी इन जनरल, आई थिंक इंडिया उसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक गुड कंटेक्स्ट पुट फॉरवर्ड विकास, अच्छा डिस्कशन था ये। थैंक यू सो मच सर। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट इंक्लूजन इन द इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को? ये तो मतलब काफी लोगों ने गलत किया होगा इसको, राइट? करंट अफेयर्स वाला था ये, काफी लोगों ने सही भी किया होगा बेसिकली। आता था तो मार देना था इसको। जहां तक मुझे समझ में आया, काफी लोगों ने इसको दुर्गा पूजा मार के आए थे, गरबा मारना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, बाय द वे, इंडिया का जितना भी टैंजिबल हेरिटेज साइट्स, उसका क्लासिफिकेशन, नेचुरल, कल्चरल, ये सारे, एंड इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ये सारे अच्छे से याद कर लेना। और अब तो ईयर्स के साथ याद कर लेना एटलीस्ट। कहाँ पे होता है ज्योग्राफी, क्या होता है उसमें, किस टाइप का डांस होता है, कोई योगा ये होता है, मार्शल आर्ट होता है, वो सब चीज याद कर लेना, उसके इमेजेस देख लेना इंटरनेट पे। एंड जो भी कल्चरल साइट्स, नेचुरल साइट्स हैं, उन सबको भी अच्छे से देख लेना। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर स्टैटिक, यू शुड नो दिस। समझ में आया लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस। Who was the provisional president of Constituent Assembly before डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? ये नॉलेज वाला चीज है यार, तो इजी है, पता होना ही चाहिए, सबको ही पता होगा आई थिंक। कोई गलत करके आया था क्या इसको? देखो, बहुत सारे लोगों का प्रीलिम्स नहीं नो निकला है, तो प्रीलिम्स निकलता नहीं इसी सब कारण से है कि ये सारे क्वेश्चंस लोग गलत करके आए होंगे। चलो ठीक है, सबके बारे में पढ़ लेंगे। डॉक्टर गोपालाचारी के बारे में पढ़ेंगे, डॉक्टर अम्बेडकर, TT कृष्णमाचारी के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, एंड सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। सबका जाओ विकिपीडिया ये सब में थोड़ा पढ़ लो, बेसिक इंफॉर्मेशन क्या किया है उन्होंने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, उनकी हिस्ट्री, ये सब थोड़ा थोड़ा। With reference to Government of India Act 1935, consider the following statements. It provided for the establishment of an All India Federation based on the union of British Indian provinces and princely states. ठीक है, अगेन ये नॉलेज वाला है, सबको पता ही होता होगा। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। बताओ, लेजिस्लेचर के कंट्रोल में डालेंगे, क्या करेंगे वो? तो सर वाइस रॉय के अंदर आज डालें। भी नहीं है हाँ, ना, गवर्नर तो जनरल। तो अगेन वो सारे एक्ट्स तो अच्छे से पढ़ ही लेना, जो हम लोग पढ़ते ही हैं, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, एंड थोड़ा लॉजिक से भी बन जाता है ये। मान लो फर्स्ट वाला प्योर नॉलेज है कि वो पता होना चाहिए, सेकंड वाला लॉजिक से बन जाता। लेजिस्लेचर में तो नहीं डालेंगे डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स को, अपने अंडर रखेंगे ब्रिटिश। 63, सर which one of the following? इसके साथ में एक और इसके हाँ साथ में एक और लॉजिक बन सकता है कि सेकंड डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स है, ये रेजुलरी सब्जेक्ट है, और रेजुलरी सब्जेक्ट फेडरल लेजिस्लेचर में तो वैसे भी नहीं आ सकते, क्योंकि हाँ हाँ, एग्जैक्टली। रेजुलरी सब्जेक्ट में पहले भी यूपीएससी PY के पूछ चुका था, मैंने इस हिसाब हाँ, से करा था, वैसे मुझे आंसर भी यस पता था, यस बट स्टिल। यस, यू आर राइट जय। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्लेराइट भाषा? अब भाई नहीं आता है, चुपचाप इस क्वेश्चन को पढ़ो, आगे बढ़ जाओ, क्या दिमाग लगाओगे इसमें? ठीक है, और किसी को आता है तो बहुत अच्छी बात है। किसी और ने कुछ दिमाग लगा किसको सही किया है? यस सर। क्या बताओ? सर जो जो हिस्ट्री वाली किताब होती है ना, उसमें इसे डैश करके या ट्रायंगल बना के लिखा होता है वर्ड्स के ऊपर, तो मुझे लगा कि ये एग्जामिनर ने कहीं से कॉपी किया होगा, तो मैंने सी मार्क कर दिया था इसे, और वो सही निकल गया। मतलब ठीक है, सही निकल गया, बट जरूरी नहीं है कि वो डैश वहां पे रहता। सो आई गेट योर पॉइंट, बट स्टिल मैं तो एग्जाम हॉल में ऐसा रिस्क नहीं लूंगा। गुड दैट इट वर्कड आउट फॉर यू, बाकी लोग देख लेना अपने हिसाब से। सर सर वो लास्ट वाले क्वेश्चन में नाट्य शास्त्र तो नहीं है, ये तो पता था। हाँ, और ये काव्य अलंकार, ये प्ले राइट बोल रहे हैं, तो काव्य इज मोर लाइक पोएम, और महाभाष्य भी कमेंट्री टाइप का लग रहा था, तो ये सी बच रहा था।
ओके। भाष्य तो कमेंटरी टाइप ऑफ होता है, और ये काव्य अलंकार तो मतलब काव्य है, और नाट्य शास्त्र नहीं है, ये तो पता था भाषा के आई तो लाइक दिस। फिर। तो आई थिंक सुजोया वाले से मेरे को भी सीखने को मिला। सही बात है। नाट्य शास्त्र तो ऐसे ही हटा सकते हैं हम लोग, क्योंकि उसके बारे में हम लोग पढ़ते भी हैं, पता भी होता है। काव्य पे ध्यान देना चाहिए था, तो मैंने भी इसको और सर आउटराइटली कर दिया बिना दिमाग लगाए। वेरी उसमें भी नाइस। सर वो उसमें डैश के बाद वियोग लिखा है। वियोग का मतलब सर डिपार्चर होना दो चीजों के बीच में। तो वो हम्म। जनरली सर प्ले राइट या थिएटर्स इनके थ्रू ही सर एक्सप्रेस किया जाता है, अगर देखा जाए तो। वेरी नाइस। अनदर गुड लॉजिक। कौस्तुभ, ये दोनों लॉजिक ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये प्योर यस सर। लॉजिक है, राइट? दिस इज नॉट। यस यस। हाँ। तो आई लाइक दिस। तो हिंदी वाला पढ़ने पे वियोग वाला इज अ वेरी गुड लॉजिक, प्ले राइट वाला। एंड ऑफ कोर्स सुजय ने जो बताया कि काव्य अलंकार को हम लोग वो पोएट्री से ये कर सकते हैं, तो दो ऑप्शंस बचे। एंड अगर दो ऑप्शंस आ गए हैं तब तो मारना होगा ही। एंड देन थोड़ा ज्यादा अच्छा नॉलेज है सुजोया का यहाँ पे, कि भाष्य को भी शी वॉज एबल टू से कि हाँ, दिस कैन बी अ नॉवल और मतलब समथिंग एल्स, इट इज नॉट अ प्ले सम। सो बहुत बढ़िया। आई थिंक ये वियोग वाला लॉजिक प्लस भाष्य वाला लॉजिक के साथ अगर किया जाए तो ये क्वेश्चन बन सकता है, गिवन कि नाट्यशास्त्र एंड काव्य अलंकारों को हमने दिमाग से हटा दिया है। ठीक है, तो मेरे लिए एक लेसन, आप लोग के लिए भी एक प्रीलिम्स के लिए लेसन। जब आप लोग बैठेंगे तो एटलीस्ट 10-15 सेकंड आप लोग वर्ड्स को देखने में देंगे, हिस्ट्री और एंशियंट आर्ट एंड कल्चर वाले क्वेश्चंस में। तुरंत आप लोग देख के आगे नहीं बढ़ जाएंगे। ठीक है? थोड़ा हिंदी के भी उसके वर्ड्स देखेंगे, थोड़ा उसका संधि विच्छेद करके तोड़ के वर्ड्स को, इंडिविजुअल वर्ड्स का थोड़ा ध्यान देके दिमाग लगा के देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है ये। सब कोई ध्यान से सुन रहा है ना जो हुआ है अभी? मैंने क्या गलती यस। की? मैंने बोला कि नहीं आ यस रहा है, सर। आगे बढ़ो। बट अभी हमें तुरंत दो लॉजिक्स दिख गए जिसमें लोगों ने थोड़ा सा बस ठहरा, हिंदी उसका देखा, साथ में बाकी सारे वर्ड्स को तोड़ के उसके मतलब निकालने की कोशिश की, एंड प्ले राइट से उसको मिलाने की कोशिश की। एंड उससे एक्चुअली में यू गेट वेरी क्लोज टू द आंसर। तो प्रीलिम्स के लिए ऐसे बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे जो एकदम हवा नहीं लगेगी। जब हवा नहीं भी लग रही है तब भी थोड़ा उसमें देख के सोचेंगे कि क्या हिंदी देख के कुछ समझ में आ रहा है, क्या वर्ड्स को तोड़ के कुछ समझ में आ रहा है क्या। ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। Sanghabhuti, an Indian Buddhist monk who traveled to China at the end of the 4th century AD, was the author of a commentary on। अच्छा, संघभूति ने क्या लिखा है कमेंट्री में? प्रश्न सूत्र, विशुद्धि मग्गा, सरस्वती विनय, ललिता सूत्र। विनय वाले टेक्स्ट तो शायद सुने हैं। आई थिंक अगर मैं जनरली इसको नहीं मारता, मैं आगे बढ़ जाता, बट अगर मुझे मारना रहता तो मैं या तो सूत्र वाले को मारता या विनय वाले को मारता। यहाँ पे किसी और ने कुछ लॉजिक लगाया? सर बुद्धिज्म में त्रिपिटका होता है, तो उनमें से एक विनय पिटका है। इसीलिए मैं तो बोल मैं रहा था कि मैं विनय को मारता। हाँ जी सर, सी मैं भी सी ऐसे करती। हाँ, सर और लेकिन कोई? फिर तो विशुद्धि मग्गा भी तो उसी से रिलेटेड है सर, सूत्रा भी तो वैसे ही रिलेटेड है। हाँ तो मतलब मग्गा होता है आपकी, ना कि डिजायर को एक्सटिंग्विश किया जा सकता है यूजिंग एट फोल्ड पाथ। नहीं नहीं विकी, आपकी बात तो बिल्कुल उसको सही है। मग्गा मैं बोल रहा कहते हूँ हैं। कि यहाँ पे आ नहीं रहा है। ठीक है, अगर मेरे को कोई बोल रहा है जबरदस्ती का मारने के लिए, तो मेरे को वही विनय पति का ही याद आएगी, एंड उसी कारण मैं मार दूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे आता रहेगा इसलिए मैं मारूंगा। तुक्का लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आई वुड वेल इन टू दैट, बट यू आर राइट, नहीं आता है इसमें। और किसी के पास कोई लॉजिक है क्या, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था? ठीक है, तो अगर ये नॉलेज वाला है जिसमें लॉजिक नहीं लग रहा है तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं आता है तो। और नहीं तो अगर मारना है तो ऑफ कोर्स अपनी श्रद्धा पे मार सकते हैं। Cool. 65. Consider the following properties included in the World Heritage List released by UNESCO. तो अभी हमने क्या देखा था, स्टार्टिंग का पार्ट क्या क्या है कि यूनेस्को इंटैंजिबल एज वेल एज टैंजिबल हेरिटेज हम लोग को पढ़ना है। अब वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट भी एटलीस्ट पढ़ लेना, एटलीस्ट उस साल में कितना ऐड हुआ है या रिसेंटली 2-3 साल में कितना ऐड हुआ है, स्पेशली रिलेटेड टू इंडिया, वो पढ़ लेना। दैट इज ऑल्सो योर स्टैटिक पार्ट। ठीक है? तो आई थिंक ये काफी न्यूज में भी था उस साल, एंड बहुत जगह इसको ये मतलब पब्लिसिटी मिली थी, तो काफी लोगों का सही हुआ होगा ये। किसी का गलत हुआ क्या ये? फिर मेरे लिए सही हुआ था, पर मैंने ऑप्शन गलत मार्क किए थे। मतलब होयसाला तो आई न्यू सही है,
शांति निकेतन की जगह मुझे महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स लगा था और मैंने वो सोच के ओनली 2 मार दिया था। चलो बढ़िया है। तो इस वाले क्वेश्चन का भी एडवांटेज होता है ओनली टू ओनली वन वाले का। बट जनरली ऐसा भी होता है कि चार वाले होते हैं तो ओनली टू या ओनली थ्री में से कोई एक करेक्ट होता है, तो ऐसे भी ए एंड डी तो एलिमिनेट हो ही जाता। तो उस हिसाब से भी मारना चाहिए था इस क्वेश्चन को। ठीक है। हेलो सर। हाँ तन्वी। हाँ, नहीं मेरा गलत हुआ था क्योंकि मेरा मुझे लगा कि मैंने जो पिछले साल जो पेपर दिया तो मेरा बहुत नॉलेज गैप बहुत था। पर इसमें और एक लॉजिक मैंने सुना था कि दे हैव मेंशन प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन स्पेसिफिक ईयर दिया है, इसलिए यू शुड गो विद मिनिमम ऑप्शंस लाइक ओनली वन और ओनली टू। यानी सारे नहीं हो सकते ऐसे, ऐसे वाला लॉजिक था कि अगर स्पेसिफिक ईयर में डिक्लेयर किया हो तो मिनिमम ऑप्शंस होंगे ऐसे। सही बात है, तो उस हिसाब से ओनली ऑल फोर तो ऐसे भी मैं बोल ही रहा हूँ एलिमिनेट करना है। ठीक है। एंड जो हाँ चार मैंने वाले होते हैं मैंने ऑल जनरली फोर उसमें मारा ओनली था। ओनली टू या ओनली थ्री वाला करेक्ट होता है। ये आई थिंक 2023 का ट्रेंड था, तो उसके कारण ही ठीक ओनली है। टू मारता। अगर मारना भी था तो आई थिंक ओनली टू मारना चाहिए था एग्जाम में। यस बट सर। ये लॉजिक सही है कि एक या दो में से सही होना चाहिए था, यहाँ पे दो सही था। इससे लर्निंग क्या लेनी है इस क्वेश्चन से कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट भी पढ़ लेना, इस साल क्या क्या इंक्लूड हुए हैं, एंड उससे रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ लेना। इंडिया का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में क्या क्या है वो देख लेना। यस सर। As per Article 368 of Constitution of India, Parliament may amend any provision of the Constitution by the way of addition, variation and repeal. मैं क्या बार बार क्या बोलता हूँ, पॉलिटी पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? डायरेक्ट डायरेक्ट। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन इन इटसेल्फ। उसके अगर आर्टिकल्स अच्छे से याद हो गए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, उनके की वर्ड्स याद हो गए, तो कोई नहीं रोक सकता पॉलिटी में। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 368 आर्टिकल तो हमें पढ़ना ही होता है और उसमें ये तीनों वर्ड्स ही लिखे हुए थे। बताओ, उसका क्वेश्चन बना दिया यूपीएससी। तो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से मग लेना लोग, बहुत अच्छे से रट लेना। बीच के जो इतने आर्टिकल्स हैं, जैसे 150 के बाद वाले आर्टिकल्स हैं, बीच में जो टैक्सेशन वाले आर्टिकल्स आते हैं, ये सब मत सोचना कि वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। कहीं से भी पूछ सकता है। एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा टाइप का आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है, और उसमें कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। और एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील, इनका मतलब क्या होता है कॉन्सेप्चुअली भी इसको समझ लेना। ठीक है। Consider the following countries: Italy, Japan, Nigeria, South Korea, South Africa. Which of the following countries are frequently mentioned in media for their low birth rates or aging population or declining population? अब देखो कितने कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शंस दिए हुए हैं। नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कंट्रीज हैं। इटली, जापान के बारे में हम लोग पढ़ते ही हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो मतलब 3, 5 और 1, 2 कभी साथ में जाएगा ही नहीं। तो मतलब बी एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया। अब बचा अपने पास ए एंड सी। मतलब मेरे को केवल वन जानना है, इटली होगा कि नहीं। तो 2 और 4 तो हो गई। 2 और 4 क्या क्या है? जापान और साउथ कोरिया, ये तो हो गई। तो अब इटली क्या है? डेवलप्ड कंट्री है, यूरोप में है। यूरोप में हम लोग पहले ही जान रहे हैं टीएफआर कम हो रहा है, इसीलिए वो लोग माइग्रेंट्स को ले रहे हैं। तो ऑफकोर्स वो भी होगा कि उसका भी एजिंग पॉपुलेशन हो रहा होगा। तो 1, 2 एंड 4 मारेंगे। इजी क्वेश्चन था कि नहीं? अगर कुछ नहीं भी पता है, बस वर्ल्ड का कंटेक्स्ट पता है, कौन सा कंट्री किस डेवलपमेंट लेवल पे है एंड ज्योग्राफिकली कहाँ एस्टैब्लिश करता है, इसलिए बोलता हूँ मैप जरूरी है। तो क्या ये क्वेश्चन बन रहा था कि नहीं बन रहा था? इसके लिए क्या मीडिया रिपोर्ट, करंट अफेयर्स, किसी चीज की कुछ जरूरत थी? किसी ने गलत किया इसको? यस सर। हाँ सर मैंने नहीं गलत सर, ए किया। और सी में कंफ्यूजन था थोड़ा कि इटली हाँ, है या नहीं, जापान और तीन साउथ मार्क कोरिया के कर बारे में। दो। अच्छा तो ठीक है, एक डीपर चीज समझते हैं। लोग बोलते हैं ना कि मेरा 50% आ जाता है उसके बाद फिर गलत हो जाता है। तो चलो यस यहाँ पे 2 और 4, 1, 2 एंड 4, इटली को हटाओगे क्यों? सर, वही वही सोचना चाहिए था सर मुझे। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। तो जब 50% पे आके लॉजिक वाला क्वेश्चन गलत होता है ना, तो अपने आप को, अपना लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ लॉजिकली गलत जा रहे हो। तो जितने भी लोगों ने इटली को हटाया है, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड देयर लॉजिक, व्हाई डिड दे रिमूव इटली? मैंने मुझे लगा कि मैंने सुना था जापान और साउथ कोरिया का, मैंने बहुत वो एनिमे में भी में भी होता है और वैसे इंस्टाग्राम रील्स में भी रहता है कि लाइक दे डोंट सी बेबीज नहीं तन्वी, मेरा मोर क्वेश्चन ऑफन अलग है। वैसे। मैं जापान साउथ कोरिया के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आप इटली को नहीं कंसिडर कर रहे हो। आप क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हो?
नहीं, मैंने वो सोचा ही नहीं, मैंने सिर्फ जापान और कोरिया देखा और वही मार 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 डाला ऐसे। तो सोचेंगे ना, मतलब वही मैं बोलता हूँ, अपना दिमाग को खुला रखेंगे, राइट? इटली भी एक सर डेवलप्ड फिफ्टी कंट्री फिफ्टी है। हाँ फिफ्टी प्लीज। फिफ्टी के बाद हम ग्रुपिंग भी कर सकते हैं कि जैसे इटली पे जैसे किसी को कंफ्यूजन है तो बस ऐसे सोच सकते हैं कि तुम इटली को साउथ अफ्रीका के साथ रखोगे या तुम जापान के साथ रखोगे। तो ऑब्वियसली इटली का जो डेवलपमेंट लेवल है वो जापान से ज्यादा मैच करेगा रादर देन साउथ अफ्रीका एंड नाइजीरिया। तो मैंने फिर पूरा 1 to 4 क्वेश्चन ही मारा था उसी इस बेसिस बेसिस पे पे। है, मैं वही बोल रहा हूँ। अगर किसी ने इटली को हटाया है तो क्यों हटाया है? तो पहला तो एक लॉजिक आया कि तन्वी ने सोचा ही नहीं, मतलब इतना दिमाग ही नहीं लगाया, सुना है जापान एंड साउथ कोरिया, मार दिया। तो वो तो बहुत बड़ा मिस्टेक है। आप समझ में आ रहा है लोगों को? जो लोग आप लोग सिली मिस्टेक बोल रहे हो या फिर बोल रहे हो कि 50-50 पे नहीं बनता है, वो एक्चुअल में क्या साइकोलॉजिकली ज्यादा कितना नॉलेज। ग्रेव मिस्टेक्स आप कर रहे हो। आप अपने आप को शट कर दे रहे हो। आपको लग रहा है ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो मेरे को आता है। शट नहीं करना अपने को कभी भी, सब दिमाग को हर ऑप्शन के लिए खुला रखना है। दूसरा, सुना हो नहीं सुना हो, पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, लार्जर कंटेक्स्ट है दिमाग में, हमेशा उसको यूज करना है। जैसे अभी नियति ने बताया, क्लब करना है उसको। तो अगर आप इटली को नहीं चूज कर रहे हो, मतलब आप 2 and 4 चूज कर रहे हो, 1, 2 and 4 नहीं चूज कर रहे हो, तो यू शुड हैव अ वेरी गुड लॉजिक ऑफ रिमूविंग वन। एंड इफ यू डोंट हैव इट देन डोंट रिमूव इट, गो विथ 1, 2 and 4। समझ में आ रहा है? जो 50-50 वाला बार बार ग्रुप में ये आप लोग पूछते हो, यस थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है वो क्यों गलत हो रहा है लोगों का यस बार बार? वो सिली यस मिस्टेक नहीं है, वो एक बहुत ग्रेव साइकोलॉजिकल मिस्टेक है। आप लोग को थोड़ा रिफ्लेक्ट करना होगा अपने हर 50-50 वाले गलती पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई ये तो मतलब क्या ही डिस्कस करूं, मग लेना यार वन, मतलब मनी बिल वाला जितना आर्टिकल्स है, फिर फाइनेंशियल बिल 1, 2, ये सब जो भी होता है अच्छे से रट लेना, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है। वैसे ये बहुत इजी क्वेश्चन था, फोर्थ वाला तो मतलब सब कोई ब्रेड बटर के ऐसा खा के पी ही जाता है। तो फोर्थ एलिमिनेट कर देते तो अपना आंसर आ जाता। इसमें तो आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट है, पढ़ लेना भाई 109 110। सर मैंने सर जो ये पिछला वाला क्वेश्चन था मनी बिल वाला, हाँ इसमें हाँ फोर्थ वाला एलिमिनेट कर दिया था और 2 और 3 तो मैं समझ गया था सही है। हाँ बट मैंने इसमें गलती ये कर दी कि मैं सोचा फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है हाँ। उसमें नॉर्मली मैंने नोटिस किया है जिसमें कि आर्टिकल मेंशंस या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, तो वैसे वाले स्टेटमेंट्स जनरली गलत होते हैं, तो मुझे लगा कि ये गलत होगा, बट सही था, सी आंसर था, मैंने आदित्य, बी मार्क कर दिया। डिफाइंस और मेंशंस के बीच कोई डिफरेंस होता है? हाँ सर, लाइक मेंशंस कॉन्स्टिट्यूशन में लाइक मेंशन, क्लॉज में mention- कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन बहुत सारी चीजें करता है, डिफाइन बहुत कम चीजें करता है, सर राइट? इसमें लाइक पीवाईक्यू में जब आर्टिकल 355 आया था तो वो करेक्ट था। तो हम लोग तो 352, 356 और 360 पढ़ते हैं, बट 355 वाज जस्ट बिफोर 356 और वो करेक्ट था। तो मुझे वो क्लिक किया था वहां पे हॉल में, तो मुझे लगा फिर 110 के पहले वाला आर्टिकल दिया है तो शायद ये भी सही है। हाँ हाँ सर अगर बिल्कुल। पीवाईक्यू को ऑब्जर्व करें तो आर्टिकल मोस्टली करेक्ट ही देता है यूपीएससी जनरली। मैंने तो मेजोरिटी ऑफ केसेस में आर्टिकल करेक्ट ही देखा है, क्योंकि अब वो हाँ अगेन, स्किप भी सर, नहीं करेगा, वो चाहता भी 142 नहीं कि भी आपको करेक्ट आर्टिकल था, याद हो। कंप्लीट जस्टिस एंड ऑल। तो फिर बिल्कुल। मतलब इन द पास्ट फ्यू इयर्स करेक्ट दिया है आर्टिकल। एक मिनट, थोड़ा होल्ड करेंगे इस डिस्कशन को। यूपीएससी आर्टिकल करेक्ट देता है नहीं देता है, इसमें क्या ट्रेंड है? फिर से बार बार मैं क्या बोलता हूँ, पॉलिटी इकोनॉमी में क्या करना है, मतलब नॉलेज। नॉलेज। कुछ तो पढ़ के जाओगे नॉलेज। ना। नॉलेज। मतलब मैं तुम लोग को सिखा रहा हूँ हम्म। पूरा पेपर सॉल्व करना, कि अगर नहीं कुछ आता हो तब भी कैसे सॉल्व करना है, लेकिन उसके पीछे अंडरलाइंग बेस पिलर क्या है? नॉलेज। नॉलेज। तुम्हें सब कुछ आता हो, तब जाके तुम बिना कुछ आए भी सॉल्व कर सकते हो कॉन्फिडेंस से, राइट? अगर मैं तुम जी। लोग के सामने बैठ के कोई भी चीज सॉल्व करता हूँ, इसकी ये मतलब थोड़ी है कि एक्चुअली मुझे कुछ नहीं आ रहा होता है उस क्वेश्चन के बारे में। हाँ, लेकिन मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि कुछ नहीं भी आ रहा था तब भी सही करता हूँ उसको मैं। समझ रही हो? लेकिन वो कॉन्फिडेंस के साथ तभी मार पाओगे जब वो आएगा। एंड पॉलिटी में मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन रटा होना चाहिए। मतलब देख रहे हो, ना सिर्फ आर्टिकल 109 में उसके सब आर्टिकल्स पता होने चाहिए, बल्कि ऊपर में जो स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स लिखा हुआ है ये भी पता होना चाहिए। देखो ये भी पूछ दिया है, मतलब आर्टिकल का जो सब हेडर है वो भी पूछ दिया है। इसलिए कुछ कुछ आर्टिकल्स जो हैं, जो बार बार रिपीट करते हैं, मनी बिल वाला सेक्शन से कुछ ना कुछ तो पूछते ही रहता है, तो वो पूरा ही रट जाओ। पिछले बार याद है ना कितना अंदर ये सब आर्टिकल के 4 में घुस के पूछ लिया था, 3 के अंदर घुस के पूछ लिया था, 2 के अंदर घुस के पूछ लिया था। तो
देर आर सम थिंग्स विच यू मतलब पढ़ रहे हो यूपीएससी के लिए तो कुछ चीजें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, एंड ये सब चीजें याद होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अगेन नहीं आता है तो छोड़ दो, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये। मतलब मैं इतना क्लोजली इस इकोसिस्टम के पास रहा हूं, तब भी हो सकता है मैं एग्जाम हॉल में गलत कर देता। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे रैंडम फैक्ट्स को छोड़ देंगे अगर नहीं आता होगा तो, ठीक है। अब आ जाओ सर बट मैंने एक लॉजिक लगाया क्या। था उसमें, बता हम्म 19 क्वेश्चन में कि वहां पे ऐसे नन ऑप्शन नहीं दिया था, हम्म और एटलीस्ट एक ऐसा कोई पॉइंट होगा कि एक तो पूरा राइट हो सकता है, एक ही हम्म में चांस है कि दो तीन में तो बहुत ज्यादा फैक्ट्स आ जाते हैं, बट एक में आ सकता है। तो मैंने तीन मतलब डी ऑप्शंस को मार्क किया था और वो लकीली राइट आ गया था, बट यही एक लॉजिक था। हाँ मैं समझ रहा हूँ तेजल, बट ये एकदम डेस्परेट मेजर हो गया कि बहुत कम अटेम्प्ट किया है, बाकी पेपर एकदम ही गंदा गया है, कुछ भी जगह दिमाग नहीं लगा पाए हैं, तब ये सब हरकतें करेंगे। हम्म। मस्ती मस्ती में ऐसी हरकतें नहीं ओके करेंगे, सर। वरना नेगेटिव होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, हम्म। ठीक है। ठीक है सर। NEC was established by NEC Act 1971, subsequent to the amendment of NEC Act 2002, the following members। पर ये तो मतलब एकदम स्टैटिक वाला चीज है, सबको पता होना चाहिए, राइट। इजी भी है। सर हाँ। सर वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, हम्म। उसमें एक और लॉजिक में लगाई थी। मेरे को लग रहा था कि ये तो ऑर्डर में ही देंगे, मतलब अगर कहीं से टेबल लिए होंगे तो ऑर्डर में रहना चाहिए आर्मी के रैंक्स। तो हम लोग तो जो सीडीएस होते हैं उनको जनरल बोलते हैं, तो मेरे को लगा तो मेजर जनरल तो ब्रिगेडियर के ऊपर होना चाहिए, तो हम्म। उससे मैं 1 और 2 एलिमिनेट कर दी थी तो 3 आया था। मतलब 1 और 2 गलत ही है ऐसा मान ली थी कि वो तो टेबल्स उन्होंने उलट पुलट कर ही लिया होगा, क्योंकि अरे तो जनरल अगर एकदम टॉप टॉप में है तो एक फिर मिनट, मेजर जनरल। तो 3 और 4 भी गलत होना चाहिए उस लॉजिक से, क्योंकि 3 और 4 भी उलट पुलट किया हुआ है, लेफ्टिनेंट कर्नल ऊपर आते हैं मेजर के। अगेन सोचो यार, मैं हाँ बता रहा हूँ, मतलब नहीं आता है तो उसको छोड़ देना चाहिए था, और डेस्परेट टाइम्स में डेस्परेट कुछ कुछ ये करना चाहिए, बट ऐसे इस पे दिमाग नहीं लगाना चाहिए था यार, टाइम भी नहीं देना चाहिए था, ठीक है। अच्छा। ओके आगे बढ़ते हैं। तो NEC वाला में वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्टैटिक, लोगों को पता होगा। कोई ये गलत करके आया है क्या? अगर गलत करके आया तो पढ़ लेना भाई प्लीज, ठीक है। कुछ और लर्निंग इस क्वेश्चन से किसी को आई? अच्छा ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। डिलिमिटेशन कमीशंस कितने हुए हैं, ये सब अगेन मतलब बहुत इजी चीज है, नॉलेज का ये सब पढ़ा पता होना चाहिए, ईयर्स भी याद होने चाहिए। पढ़ लेना अभी, क्योंकि 2026 में फिर से डिलिमिटेशन होने वाला है ना। अ, कितने टोटल डिलिमिटेशंस हुए हैं वो पढ़ लेना, स्टेट डिलिमिटेशंस कितने हुए हैं, अभी JNK डिलिमिटेशन एक्ट आया था वो भी पढ़ लेना। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, मतलब ये क्वेश्चन मेरे सेट में फर्स्ट क्वेश्चन था और मैंने हम्म देखा और मैंने 4 मार्क कर दिया। और हम्म फिर मैंने पूरा पेपर गो थ्रू किया, फिर जब मैं सेकंड राउंड में वापस आई तब मैंने बहुत दिमाग चलाया, मैंने कहा नहीं 4 नहीं शायद 3 होगा, फिर मैंने काट के उसको 3 कर दिया। बेसिकली आई वेंट अगेंस्ट माई इंट्यूशन और फिर वो गलत ही हो गया फिर वो। तो एक पैटर्न अगेन लोग ध्यान रखेंगे, जो चीज पहली बार में दिमाग बोल रहा है करने के लिए, मार्क उसी टाइम पे मार्क कर दो। उसमें बबल वाले में अपने आप को ऑप्शन ही मत दो कि दोबारा आके दिमाग लगा सके। और ये सब क्वेश्चन में दोबारा क्यों दिमाग लगाना है, और बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। सर मैंने भी एग्जैक्टली सेम ही किया। मेरे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था ये, मैंने पहले 4 मार्क किया, फिर पूरा घूम के बाद में आके मैंने 3 मार्क कर दिया, सोच के कि लाइक मैं शायद नंबर में कुछ गलत कर रहा हूँ। तो अभी Q&A सेशन में मैंने बोला था ना इस चीज को बहुत बार, जो राइट। क्वेश्चंस पहली बार में इंट्यूशन कुछ बोल रहा है उसको मार के उसी टाइम पे mark it on the OMR and do not give yourself the option to come back to it. You'll waste your time, you'll also make yourself like get yourself a negative marking question. आगे बढ़ते हैं। 71st अमेंडमेंट 8th शेड्यूल, ये कितने लोगों ने सही गलत किया, याद था लोगों को? तो ये तो लक्ष्मीकांत में दे रखा होता है तो सही था। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, कई लोगों को ना ये भी मतलब सोचो कि अगर ऐसे क्वेश्चंस को गलत कर रहे हो ना एग्जाम में, तो इसकी फिर कोई सजा नहीं है, दिस इज कार्डिनल सिन।
मतलब तुम देखो पॉलिटी के अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, यहाँ से शुरू हुआ था, दिस वाज लॉजिकल, दिस वाज प्योर नॉलेज, अगेन ये गलत हो रहा है तो कार्डिनल सिन है, ये छोड़ दो ये रैंडम है, ये अगर गलत हो रहा है कार्डिनल सिन है, दिस इज अ कार्डिनल सिन, दिस इज अ कार्डिनल सिन। अब अगर ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में गलत होंगे तो ऑफ कोर्स ही इन क्वेश्चंस के कारण आपको प्रीलिम्स नहीं हो रहा, ना कि आपके ब्रिगेडियर वाले क्वेश्चन या फिर किसी और रैंडम नॉलेज वाले क्वेश्चन के कारण। समझ में आ रही है लोगों को बात? तो ये सारे स्टैटिक यस अच्छे सर। से याद रखेंगे, ठीक है। अगेन अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, मेरे को मारना होगा ओनली वन और ऑल फोर को मैं एलिमिनेट कर दूंगा, ओनली टू और ओनली थ्री में मारना होगा, अगर कुछ नहीं आ रहा होगा तो मैं ओनली टू मार दूंगा। बाय द वे ये इजी क्वेश्चन था, ये पता होना चाहिए लोगों को, ठीक है। लोगों ने गलत किया है क्या इसको? यस सर, मैंने ऑल फोर मार दिया था। नहीं, तो ऑल फोर तो यार कभी मारना ही नहीं है, खासकर जब ऐसे मैच तो कॉलम वाला है, इतनी मेहनत से वो क्वेश्चन सर बनाया, वो ऑल मैंने फोर वाला क्यों करेगा? मैंने गलती ये कर दी थी, पार्टी और इट्स लीडर की जगह इट्स मेंबर को समझ लिया था मैंने, इस वजह से मारने सारे मार्क कर दिए थे। अच्छा, तुम्हें मेंबर्स पता है उन पार्टियों के? नहीं सर, मुझे लगा था कि लीडर्स की जगह मेंबर्स पूछना चाह रहा है, मुझे ये लीडर समझ में नहीं आ पाया था, क्योंकि पहले भी एक बार दो बार उन्होंने मेंबर्स के बारे में पूछा था ना, नहीं नहीं, एक मिनट, तो मैंने उस अगर वजह से वो ही पैटर्न को फॉलो किया। अगर वो मेंबर्स भी पूछना चाह रहा है तो हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, बताओ। सर मेंबर्स सर एंड पीवाईक्यू में मेंबर्स बहुत सारे दो बार होते हैं ना। पीवाईक्यू में ऐसे में ऑल फोर आया है आंसर मेंबर्स के बारे में। तो तुम बोल रहे जैसे हो कि तेज बहादुर जगजीवन सप्रू थे राम जो थे, मतलब जो राजगोपालाचारी थे, वो सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर थे? कैसे पता तुम्हें? कहीं पढ़ा है? मतलब नो इसको सर। अपोजिट अपोजिट तरीके से मैं बताता हूँ, ये इतने सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, इन्होंने अपने लाइफ में जो भी किया है उसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेंशन तो होगा ही, और अगर कोई चीज उनके बारे में मेंशन नहीं की गई है तो मोस्ट प्रोबेबली वो चीज वो उन्होंने नहीं की होगी। एटलीस्ट इतना इंपॉर्टेंट तो वो नहीं होगा कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में उस चीज के बारे में पूछा जाए। समझ रहे हो बात को? तो क्यों सर इसमें जबरदस्ती अगर कोई, हम्म जैसा जैसे सर कोई एक अननोन नेम है मेंबर के लिए तो उसको अपन मान सकते हैं, क्योंकि पार्टी में इतने सारे मेंबर हैं, कोई अननोन नेम आ जाए तो वो हो सकता है। बिल्कुल, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके बारे में इतना ट्रस्ट रखो कि कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो उन्होंने वो काम नहीं किया होगा। और अगर उसके बाद भी ऐसा कोई चीज पूछ लिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर ने किया है और कहीं पढ़ा भी नहीं, तब ठीक है यार, लर्निंग होगी, कोई बात नहीं। बट ऑपरेट अंडर द assumption that all the important personalities you would have read about whatever they have done, ठीक है। अगेन ये वाला जो क्वेश्चन था, ये बताओ ये कितने लोगों ने गलत किया? सर मैंने स्किप ही किया था ये। कार्डिनल सिन है कि नहीं? मतलब बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के हाँ। आपने पार्ट्स ही याद नहीं किए कि उस पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है। हाँ सर मैं बहुत सर कंफ्यूज। मेरा ऐसा ही हुआ कि प्रीलिम्स मेरा 6-7 मार्क्स से नहीं हुआ है, और मैंने पॉलिटी के बेसिक 3 to 4 क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं। तो तेजल, आपका प्रीलिम्स पॉलिटिक गलत करने के कारण नहीं हुआ है। अब आप ये मत बोलिएगा कि मेरा करंट अफेयर्स नहीं हुआ या फिर बाकी ये क्वेश्चन कैसे करें वो कैसे करें। आपको समझ में आ रहा है? राइट जिन सर। जिन लोगों का भी प्रीलिम्स नहीं हुआ है, आप लोग अब देखिए आपने कितने कार्डिनल सिंस किए हैं विद इन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, बस उसके कारण आपका नहीं हुआ। राइट सर। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन को मग जाना है, बाकी कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड मॉडर्न हिस्ट्री का किताब वो पढ़ लेना अच्छे से प्रीलिम्स के पहले, राइट सर, क्योंकि इतना साइंस पता के भी होना चाहिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन, एनवायरनमेंट के डिफिकल्ट क्वेश्चंस राइट किए, बट बेसिक पॉलिटी के मिस्टेक्स हो गए सर। हाँ, ये तो क्या फायदा हो गया? टाइम ही है। चलो तो सर सेशन एंड सेम हो टू रहा सेम है, लेस ज्योग्राफी देन में वन भी, मिनट है। तो सर मैं सेम सर अब सर ज्योग्राफी में भी सेम टू सेम लाइन उठ के आया है सर एनसीईआरटी से। हाँ, चलो अब अगले दिन करते हैं यार, ठीक है, मैं भी थक गया हूँ, कल करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू ओके, सर। चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक वेरी यू मच। सर। ओके बाय। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। सर। बाय। थैंक यू सर।